हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर है एक अनोखा सम्राट जिसने कि युद्ध का त्याग किया। जैसे कि आपको पता है ये किसने युद्ध का त्याग किया है, अशोक ने। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 23। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चाणक्य या फिर जो कौटिल्य है, दोनों जो है सेम है। चाणक्य ही नाम है कौटिल्य का भी। ठीक है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त की हेल्प की और इस साम्राज्य में वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जिसमें कि इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान पशुपालक रहा करते थे। ठीक है, मध्य भारत के जो ज़्यादातर इलाके थे जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। संग्रहण क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे अतीत की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें संग्रहण संग्रहक वर्ड पढ़ाया था सबसे पहले, है ना। तो संग्रहण होता है इकट्ठा करना, जंगलों से जो चीज़ें इकट्ठा करके फिर शिकार करके ही वो अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, मध्य भारत के जो लोग थे। और मेगस्थनीज जो है वो एक राजदूत बनकर आया। उसी टाइम पर मेगस्थनीज एक राजदूत बनकर आया था जिस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। ठीक है, तो जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। साम्राज्य की जो राजधानी है वो पहले पाटलिपुत्र रही, फिर उज्जैन, तक्षशिला, इस तरह से चेंज होती रही है। और तो प्रशासन पढ़ेंगे। साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा था और उस पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हिस्सों को बांट रखा था। क्योंकि एक साथ तो एक ही व्यक्ति तो उस पूरे एरिया को नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो अलग अलग ढंग से वहाँ पर शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र तो इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा कंट्रोल था। ठीक है, पाटलिपुत्र क्योंकि सबसे पहली राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, तो क्या किया कि इसके जो भी इलाके थे आसपास के उन पर सीधा कंट्रोल होता था, इजीली कंट्रोल कर पाते थे। और इसका अर्थ हुआ गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उसके बाद तक्षशिला, उज्जैन, छोटे क्षेत्रों या फिर प्रांतों पर इन स्थानों से कंट्रोल रखा जाता था। अब पूरा एक बड़ा एरिया कंट्रोल में रखना है तो पाटलिपुत्र राजधानी है। ठीक है, और जो छोटे एरियाज़ पर कंट्रोल करने के लिए तक्षशिला, उज्जैन से उस पर कंट्रोल रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन पर कंट्रोल रखा जाता था। और इन स्थानों पर राजकुमार जो थे उनको राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जैसे आज भी पूरे इंडिया को संभालने के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जो है अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम वगैरह हैं। ठीक है, सब है। तो इसलिए उस टाइम पे भी सिर्फ पाटलिपुत्र एक मेन राजधानी थी, लेकिन छोटे एरियाज़ के लिए तक्षशिला, उज्जैन जैसी जगह थी जहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था।
ठीक है, तो अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर कंट्रोल रखा जाता था और वहाँ से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर कंट्रोल रखा जाता था। वहाँ से उन्हें जो रिसोर्सेज मिलते थे वो भेंट के रूप में मिलते थे। और फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ वेस्ट से कंबल वगैरह मिलते थे। ठीक है, दक्षिण भारत से सोना, कीमती पत्थर भेंट के रूप में मिलते थे। भेंट जैसे मतलब वैसे भेंट दिया करते थे ना उस टाइम पे राजा महाराजाओं को। ठीक है, तो उसके बाद है अशोक सम्राट। ये वही अशोक जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यही वो राजा है जिसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि एक ऐसा मतलब युद्ध को त्याग दिया था उन्होंने। एक ऐसी घटना इनके साथ घटी जिसके कारण अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। तो अशोक जो है मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक। और वो ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो पत्थरों पर खुदे जो कि कठोर सतह पर खोदे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। तो उनके द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है अशोक ने। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे और ब्राह्मी लिपि में थे और एक खरोष्ठी लिपि में भी इनके अभिलेख थे। ठीक है, तो अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो आज के टाइम पे ओडिशा है, उड़ीसा, उसका प्राचीन नाम कलिंग हुआ करता था। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। तो वो सबसे बड़ा युद्ध था। और लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उनकी इच्छा नहीं हुई युद्ध करने की, क्योंकि युद्ध में इतना ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा लोगों की हत्या हुई, इतना खून खराबा हुआ, इतना ज़्यादा खून बहा पूरी धरती पर। इन्हें बहुत ज़्यादा बैड फील हुआ और उनकी इच्छा नहीं रही कि वो नेक्स्ट टाइम कोई युद्ध करे। तो उन्होंने युद्ध से त्याग दिया, मतलब युद्ध को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, अशोक का धर्म क्या था। तो देखिए, अशोक के धर्म में किसी भी देवता की पूजा, किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक एक ऐसे धर्म का पालन करते थे जो ये नहीं कहते थे कि आप इस देवता की पूजा करें या फिर आप ये कर्म करें, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की एजुकेशन देते हैं ना, वैसे ही ये भी उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि मुझे भी अपनी जनता को एजुकेशन देनी चाहिए, अपने अच्छा बिहेव करना चाहिए अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा को निर्देश देना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था और ऐसा वो करते भी थे। तो वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत अधिक प्रेरित हुए और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए, वो एजुकेशंस देने लगे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे गए। ठीक है, तो और बहुत सारी जो है गुफाएं भी इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।